वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था, प्रोनाउन। आपको करना क्या है, पिंड मैसेज के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक चैनल पे जाइए, पिंड मैसेज में जाइए और प्रोनाउन की शीट डाउनलोड कीजिए और उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम आज कुछ प्रोनाउन के कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने ज़रूरी हैं जो बार बार हर क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे, तो एक साथ उनकी एक्सप्लेनेशन बताना काफ़ी इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है उनको, जिनको ऐसे रहता है कि सर आप थोड़ा बेसिक से बता दीजिए, बेसिक से बता दीजिए, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर वो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस। अब आपको एक टेबल याद रखनी है, क्वेश्चन कैसे करने हैं उसके रिगार्ड हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहले एक टेबल आपको मेमोराइज करनी है, वो याद होनी ही होनी चाहिए। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पर्सन्स, सेकंड थिंग इज नंबर, थर्ड नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस लिख दीजिएगा। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस का अर्थ देखेंगे क्या होता है। फिर लिखिएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट लिखिए पजेसिव केस, पजेसिव, पजेसिव केस। पजेसिव में भी ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा। फर्स्ट वन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कंप्लीट लिख लीजिएगा। सेकंड वन इज प्रोनाउन। इस टेबल को देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है। देखिए इसके अंदर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं, दो होते हैं इसमें, आई एंड वी। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाले प्रोनाउन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस। अब देखिए आई क्या है मेरा, सिंगुलर, और वी क्या है मेरा, प्लूरल। अब देखिए आई के रेस्पेक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी और वी के केस में बनेगा अस। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब पैसिव वॉइस करेंगे, आप जब नरेशन करेंगे, तब भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है। देखिए पजेसिव केस की बात करते हैं। पजेसिव केस के एडजेक्टिव और इसके अंदर सेकंड थिंग इज लिखी है मैंने, प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन से पहले आता है, नाउन की विशेषता बताता है या उसके साथ संबंध स्थापित कर देता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आई के अकॉर्डिंग अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, आप जोड़े बना के देख लीजिए, माई कार, माई हाउस, माई डायरी। क्लियर है। ऐसे ही वी के अकॉर्डिंग जब बनेगा तो बनेगा आर, ओ यू आर। अब पजेसिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन माई के अकॉर्डिंग बनेगा माइन, आर के अकॉर्डिंग ले लीजिए आर्स। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ है ये ऐसे नाउन हैं जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं और इसमें नाउन अपने आप ही शामिल है। मैं माई कार को माइन लिख दूंगा तो इसका मतलब कार उसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगी। माइन कार गलत हो जाएगा। माई कार को मैंने क्या लिखा, माइन। आवर हाउस को मैंने क्या लिखा, आवर्स। सब्जेक्ट के रूप में पूरे पूरे नाउन को रिप्लेस किसने कर दिया, पजेसिव प्रोनाउन ने। जो पजेसिव एडजेक्टिव था और नाउन थी, दोनों को रिप्लेस करके क्या कर दिया, पजेसिव प्रोनाउन बना दिया। तो इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं आता है, नाउन इसके अंदर पहले से ही शामिल होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड, सेकंड पर्सन में कौन क्या होता है, यू।
यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नेक्स्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा, इसका योर पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, योर हाउस, योर डायरी जोड़ के देख लीजिए, एंड योर्स क्या बन जाएगा इसका पजेसिव प्रोनाउन, एस लगा लीजिए। थर्ड, नेक्स्ट, ही सी इट और दे, और कोई नेम होता है वो भी क्या होता है मेरा थर्ड पर्सन होता है। ही मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और ये न्यूट्रल काम में ले सकते हैं हम या नॉन पर्सनल बोल सकते हैं इसको, और दे इन सब का क्या होता है प्लूरल हो जाता है। अब ही के अकॉर्डिंग देखिए हिम, सी के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्टिव केस, इट के अकॉर्डिंग इट, दे के अकॉर्डिंग देम। नेक्स्ट, अब इसका पजेसिव देखते हैं। पजेसिव देखिए, ही के अकॉर्डिंग हिज कार, सी के अकॉर्डिंग हर ही बनता है हर कार, इट के अकॉर्डिंग इट्स, ये ध्यान रखने वाला है इट वाला, इसको ध्यान से नोट करेंगे, ITS। नेक्स्ट, दे के अकॉर्डिंग देयर, THEIR। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हिज के अकॉर्डिंग हिज ही बनता है, हर के अकॉर्डिंग हर्स, HERS लगा लीजिए। HERS, ये नोट लिखा नहीं जा रहा, आप नोट कर लें इसको। इट का पजेसिव नहीं बनता है प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो गया, पजेसिव प्रोनाउन आपको इट्स नहीं बनाना है। और देर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए देयर्स, देर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए देयर्स। ये टेबल आप बना लीजिएगा और इसको याद रखनी है आपको टेबल को अच्छे से। नेक्स्ट, इसमें आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड रूल थोड़ा जल्दी देखेंगे। हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 नंबर पे। ये सब जो ऊपर टेबल देखिए पर्सनल प्रोनाउन की टेबल थी, इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड टेबल हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल देखते टाइम ध्यान रखना है कि किसके साथ सेल्फ का प्रयोग आता है, माई सेल्फ। जो पजेसिव एडजेक्टिव था ना इसमें सेल्फ जोड़ा जाता है, और इसका प्लूरल क्या होता है आवर सेल्व्स, SELVES लग जाता है, ध्यान रखें। योर सेल्फ, योर सेल्व्स। नेक्स्ट, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ। और इन सब का प्लूरल क्या बनता है देम सेल्व्स। एंड लास्ट, वन जब इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है तो वन के अकॉर्डिंग वन सेल्फ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है, ये याद रह जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, कि किन किन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, वो फिक्स हैं और आपको याद रखनी है। टाइम बचाने के लिए मैंने पूरी लिस्ट आपको PDF के अंदर डाल दी है। देखिए इसको आप नोट कर लेंगे, मैं एक बार समझा देता हूं। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स का क्या अर्थ होता है कि इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में इनके बाद सामान्यतः या आवश्यक रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इनको रट डालो, एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत संभावना है, SSC वगैरह के अंदर इनको रटना है आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपको याद रहने लग जाएगा, बट फिर भी एक बार रूल देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल। अवेल के बाद ध्यान रखना है ऑफ का प्रयोग आता है, और उससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आता है भी। अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, कमिट ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, ए कस्टम, बिजी, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय
एंजॉय वाला रूल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंजॉय क्या कहता है, एंजॉय के बाद सदैव और सदैव एक ऑब्जेक्ट आता है। पहली बात, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपको एडवांस वर्ब लगानी है तो केवल और केवल जेरेंड लगेगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। इन्फिनिटिव सी इंजॉयड टू प्ले गलत हो जाएगा, सी एंजॉयड प्लेइंग। क्लियर है, टू प्ले गलत होता है। नेक्स्ट, एंजॉय के बाद डायरेक्ट प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आती, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सदैव एक ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। क्लियर है, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी सब्जेक्ट ये ले सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है कि या तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव, और कुछ एक एब्सेंट प्रेजेंट ये कुछ लिखे हैं, ये आवश्यक रूप से रिफ्लेक्सिव ही लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इनका रिफ्लेक्सिव का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक्विट, रिकनसाइल, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, एक्सर्ट, एक्सर्ट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको एक्सर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, ओवर रीच, संभावना से अधिक प्राप्त करने के प्रयत्न के कारण असफल हो जाना ओवर रीच कहलाता है। एडजस्ट, डिसगाइज, प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेट एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आता है। ये लिस्ट आपको याद करनी है, इसको रिवाइंड कीजिए, पॉज कर लीजिए सारी लिस्ट को आराम से और एक साथ इसको नोट कर लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट, इसी तरीके से नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे कौन कौन से हैं? ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील, हंग्री, कीप, स्टॉप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई। BATHE है, किसी दूसरे को नहलाना, BATHE, मूव, रेस्ट, हाइड। इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। SELF वाला या SELVES वाले वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। दो रूल समझ में आ गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और उनके बाद कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट रूल देखते हैं जल्दी जल्दी। दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट के अंदर आपको दैट का प्रयोग करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट दैट के प्रयोग में हेडिंग डाल लीजिएगा दैट का प्रयोग, और फर्स्ट वन लिखिए दैट के प्रयोग में ऑल के बाद, ऑल के बाद लिख लीजिए इस तरीके से टेबल बना के कि अनकाउंटेबल नाउन या वस्तु का प्रयोग हो, वस्तु का प्रयोग हो, प्रयोग होने पर सदैव दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपने लगा दिया है तो उसके लिए वो का प्रयोग भी सही होता है एंड दैट का प्रयोग भी सही होता है। ध्यान रखिए, ऑल के बाद कुछ बुक्स के अंदर ऐसा रटवा देते हैं कि ऑल के बाद सदैव दैट का प्रयोग नहीं हुई। ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आई है या कोई वस्तु का प्रयोग हुआ है तो ही दैट के बाद आपको ऑल के बाद दैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। इसको ध्यान रखें, एरर के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट। ऑल द मनी that I gave her has been spent। क्लियर है? देखिए, अनकाउंटेबल नाउन आ गया ऑल के बाद तो आपने किसका प्रयोग किया? दैट का। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं जिसमें व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे ए वेलकम इज एक्सटेंडेड
that wish to join this lecture। क्लियर है? देखिए यहां बात कर रहे हैं व्यक्तियों की कि सबका स्वागत है, जो आना चाहें, जो ज्वाइन करना चाहें उनकी बात। तो यहाँ पे वू का प्रयोग और दैट का प्रयोग दोनों ही सही माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर लिया मैंने, या उसके बाद मैंने प्रयोग कर लिया कोई वस्तु का, तो आपको दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट ऑल वाले रूल के अंदर कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, दोज के बाद वू और दैट दोनों का प्रयोग सही होता है। सुन लीजिए दोबारा, नोट कर लीजिएगा। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी एंड दोज के बाद वू और दैट दोनों का प्रयोग सही होता है। लेकिन अगर मैंने वस्तु की बात करी, देखिए बाकी सब में एवरीवन लगाया, कोई व्यक्ति हो सकता है, एवरीबडी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कोई वस्तु की बात करी एवरीथिंग, नथिंग, तो एवरीथिंग और नथिंग के बाद सदैव अपने को दैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल बोल देता हूं मैं, माई फादर गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। एवरीथिंग यहाँ कोई वस्तु या निर्जीव चीजों की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो आपको किसका प्रयोग करना है? दैट का। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से हो, से सेंटेंस स्टार्ट हो तो दैट का प्रयोग करना है। जैसे वू वाज द मैन, यू, अब देखिए वू वाज द मैन, वू वाज द मैन दैट यू वर टॉकिंग टू। वह कौन व्यक्ति था जिससे तुम बात कर रहे थे? वू वाज द मैन। इस तरह WH वर्ड से अगर कोई क्लोज स्टार्ट हो रहा हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सेंटेंस में कोई डिटर्मिनर का प्रयोग हो और किन किन को छोड़ के, अगर पजेसिव एडजेक्टिवल और आर्टिकल को छोड़ दिया जाए, यानी एन दा को आप छोड़ दीजिए और पजेसिव एडजेक्टिव को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर कोई डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है तो आपको दैट का प्रयोग करना है। जैसे ऑल, मैनी, नो, सच, सो, लिटल, फ्यू, सेम, द सेम, एवरी, एवरीवन, एवरी, एवरीवन, समवन, ओनली, द ओनली, द ओनली, एवरी, एवरी आ गया, ETC लिख लीजिए। इनका डिटर्मिनर्स का अगर प्रयोग हुआ है सेंटेंस के अंदर तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। कॉपी के अंदर नोट करते जाइए, एक बार बस कॉपी में नोट कर दीजिए, समझ में आए नहीं आए एक बार नोट कर लीजिए, बस आपके कॉपी में रूल रहेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे रूल अपने आप याद होते जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने को एक बार नोट करके रखना है ताकि सॉल्यूशंस अपने जल्दी हो जाएं। नेक्स्ट, इट प्लस बी प्लस अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो आपको वू का प्रयोग भी कर सकते हो और दैट का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन इट इज राम वू किल्ड रावणा, ये राम ही हैं जिन्होंने रावण को मारा, तो इट वाज राम, वू किल्ड, तो इट वाज राम, राम नाउन आ गया। नाउन अगर व्यक्ति का नाम है कोई और या नाम है किसी का तो आप वो या दैट दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वस्तु का नाम है, इट प्लस बी प्लस वस्तु, तो आपको केवल और केवल इट इज द टीवी,
हु वॉज गिफ्टेड बाई हिम, गलत हो जाएगा। इट इज द टीवी दैट वॉज गिफ्टेड बाई हिम। क्लियर है। अगर आपने कोई वस्तु का प्रयोग किया है तो अपने को आगे इस स्ट्रक्चर में किसका प्रयोग करना है, दैट का। नेक्स्ट, बस 2 रूल और रहे हैं, उसके बाद मोटे मोटे रूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी साथ साथ में हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट बात है, दैट का पजेसिव ऑफ दैट नहीं बनता है। ध्यान रखिए, दैट का पजेसिव क्वेश्चन के अंदर ऑफ दैट लगा के देता है, वो कभी भी नहीं बनता है। ध्यान रखें, ऑफ दैट का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको पजेसिव बनाना है तो पजेसिव होता है वूज, दैट का पजेसिव ऑफ दैट नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल याद आता है मुझे, द बॉय ऑफ दैट मदर वर्क्स इन माई ऑफिस इज मेड। अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, द बॉय ऑफ दैट मदर, जिसकी माता जी, गलत है भी, ऑफ दैट नहीं होता है भी, वूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जो कई बार एसएससी के अंदर पूछा गया है वही क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, दैट एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करता है। इसका अर्थ क्या है, जो ग्रेजुअल इंक्रीज वाले वाक्य होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जामिनर क्या करता है, द मोर दैट आई ट्राई टू पेसिफाई हिम द एंग्रियर ही बिकेम। इस तरह के जो 2 सेंटेंस जब देता है, जो दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो रहे हों, तब ऐसे वाले वाक्यों में वो एक एंटीसीडेंट को रेफर करने के लिए दैट का प्रयोग कर देता है, जो गलत होता है। द मोर आई ट्राइड होगा, द मोर दैट आई ट्राइड गलत होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर आप एक आधा वाक्य लिख के याद रखें ताकि रूल इजीली याद रहता है। जैसे द सुनर दैट वी स्टार्ट द सुनर वी सेल अराइव, गलत हो जाएगा, द सुनर वी स्टार्ट आएगा, द सुनर दैट नहीं आएगा। जब 2 ऐसे कंपेरेटिव से स्टार्ट हो रहे हो तो बीच में दैट का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो 1 या 2 रूल और रहे हैं वो फटाफट से कर लेते हैं। गुड मैनर, देखिए पर्सनल प्रोनाउन के रूल कर रहे हैं, ये सारे अपने दैट के रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित प्रयोग हो गए। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित एक चीज और ध्यान रखें कि वू या वू का जो प्रयोग होता है या दैट का रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले वाले वर्ड को डिनोट करता है। इसका अर्थ है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है जस्ट अपने पहले वाले शब्द के लिए आता है और इसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। और जब जैसा वो होगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर है। देखेंगे इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे देखते रहेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित 1 या 2 रूल देख लेते हैं। क्या कहता है कि एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन, मान लीजिए आई वी यू, बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एक सेंटेंस में आए हैं, तो अगर गुड मैनर के अंदर सेंटेंस है, गुड मैनर के अंदर अगर सेंटेंस है, गुड मैनर में सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य है कोई, तो उसमें ऑर्डर होता है 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैंने सबसे पहले टेबल बनवा दी थी, उसमें सेकंड पर्सन क्या था, थर्ड पर्सन क्या था, फर्स्ट पर्सन क्या था, आपको वहां जाके देख लीजिए। आई वी फर्स्ट पर्सन थे, ही सी इट दे थर्ड पर्सन थे और यू सेकंड पर्सन था। नेक्स्ट, अगर सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल फॉर्म में यूज आए हैं, जैसे वी यू एंड दे, देखिए वी यू एंड दे, इसको आप एज ए जोड़ा ही याद रखो कि अगर तीनों प्लूरल है, देखिए ये नॉर्मल ऊपर वाला क्या था, अगर गुड मैनर में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो आप ये यूज लेंगे। अगर तीनों ही प्लूरल हैं तो प्लूरल होने पर स्ट्रक्चर हो जाती है 1 2 3। देखिए 1 2 3 पर्सन, 1 2 3 क्या है, पर्सन है भाई। तो ध्यान रखिए वी यू एंड दे, स्ट्रक्चर आप ऐसे याद करेंगे नॉर्मल सेंस में 2 3 1 एंड वी यू एंड दे, बस वी एंड यू एंड दे आप याद रखोगे। अगर 3 में से केवल 2 ही दे रखे हैं तो देखिए 2 एंड 3 दे रखा है तो ये स्ट्रक्चर, अगर 3 नहीं दे रखा तो 2 1 और 1 नहीं दे रखा तो 2 3। इसी के अंदर 2 प्लूरल दे रखे हैं तो 1 2 1 3 या 2 3। क्लियर है। नेक्स्ट, भूल, अपराध और दोष वाले वाक्यों के अंदर अगर आपने कोई भूल, अपराध, दोष को स्वीकारना हो, भूल, दोष
या अपराध इनको स्वीकार ना हो तो इनके अर्थ में स्ट्रक्चर आती है 1 2 3। भूल दोष अपराध के सेंस में स्ट्रक्चर क्या आती है 1 2 3। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बोल देता हूं फटाफट। आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। नेक्स्ट, आई यू एंड सी आर सिनर्स। देखिए कमिटेड ए क्राइम, बात क्राइम वाली बात कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई यू एंड सी आर सिनर्स, हम सब पापी हैं। भूल दोष अपराध वाली बातें हो रही हैं। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। आई एंड ही विल बेग सॉरी। इस तरीके के सेंटेंस के अंदर आपको भूल दोष अपराध वालों में क्या रखना है 1 2 3। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको याद हो जाएंगे रूल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस एक बार रूल आप नोट करके चले मोटे मोटे, ताकि हर बार आपको जब मैं रेफरेंस दूं कि वैसा रूल हमने किया था तो आपको याद रहे। नेक्स्ट और लास्ट रूल आज का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब आपको थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन दे रखा है, जब आपको सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे रखा है सब्जेक्ट में एंड जोड़ के, या सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन दे रखा है, जब आपको इस तरीके के दे रखे हों, यानी एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जोड़ रखा हो, जब फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे रखे हों, तो आपको मानना है इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी भी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। जब कोई भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए, लेकिन सेकंड एंड थर्ड पर्सन तो सेकंड और थर्ड में सेकंड पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाइए, और सेकंड एंड फर्स्ट हो तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाइए। क्लियर है? तो इसको नोट करें, जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लियर है? अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक कुछ रूल समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बोला है ताकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी भी अपने को नहीं करनी है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे सारे रूल आपको समझ में आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। करिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात थी तो यहाँ प्लूरल नाउन था, प्लूरल नाउन था तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी। देखिए सबसे पहले हमने बी पार्ट चेक किया तो वांट लिख रखा है, SAIS नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल के अकॉर्डिंग SAIS यानी दो पार्ट तो सही है। एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग मेरा इटसेल्फ नहीं आना चाहिए। प्लूरल के रूप में अभी मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे आपको, उनका सबका प्लूरल क्या होता है देमसेल्व्स। याद है? वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा जिसके अंदर आपने टेबल बनाई होगी कि सेल्फ वाले होते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब होते हैं, इनका प्लूरल क्या क्या होता है। और थर्ड पर्सन वाले जितने रिफ्लेक्सिव थे उन सब का प्लूरल देमसेल्व्स बनाया था। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ देमसेल्व्स का प्रयोग आना चाहिए। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यू एंड आई डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। देखिए हम बात कर रहे थे कि जब आपको दो सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं, जो अभी लास्ट हमने रूल किया था, ये देखिए ये कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन एंड ये फर्स्ट पर्सन। तो जब सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आप जोड़ रखे हो तो आपको इसको सब्जेक्ट को क्या मान के चलना है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या मान के चलना है भाई फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अभी लिखवाया मैंने आपको। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई हैव, लेकिन इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए था और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है वी, और वी के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। क्लियर है बात? आप रूल देख लीजिए, मैंने आपको लिखाया है अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। देखिए हमने बात करी थी अभी कि रिफ्लेक्सिव पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं माइन, योर्स। इनके अंदर माइन का अर्थ क्या होता है माई कार, इनके बाद नाउन नहीं लगाई जाती योर कार।
इनके अंदर नाउन अपने आप में शामिल होती है। दूसरी बात, हम नाउन के अंदर बार बार पढ़ चुके हैं कि सेम चीज़ों का कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों से होता है। अब देखिए, हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, उसके प्रयास ज़्यादा सफलता लाते हैं किसकी बजाय, तुम्हारे प्रयासों की बजाय। यानी या तो आना चाहिए था योर एफर्ट्स, क्लियर है, या तो जोड़ा होना चाहिए था योर एफर्ट्स, और योर एफर्ट को आप और क्या लिख सकते थे, योर्स। योर्स के अंदर योर एफर्ट्स शामिल हैं अपने आप, तो सी पार्ट में एरर हो गई, या तो योर एफर्ट्स कर लीजिए या इन दोनों के बदले योर्स कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, जब एवरी से दो वाक्य दो वर्ड एंड से जुड़े हों तो भी नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और वर्ब इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही लगाई जाती है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखिए इज लगाया है, बिल्कुल सही था। तो इनको अगर सिंगुलर मानना है तो क्या आना चाहिए था, हिज बेस्ट। जब एवरी से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो आपको सिंगुलर ही मान के चलना है, और इसके अकॉर्डिंग जब आप पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर ही लगाना है, तो हिज बेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखिए आर्टिकल के अंदर भी ये, नाउन के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, अगर आपने सेम नाउन से पहले द पीएम एंड द प्रेसिडेंट, दो एक वर्ड यूज लिया, द पीएम एंड द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट वर्ड मैंने यूज किया द पीएम एंड प्रेसिडेंट। जब कोई पोस्ट दे रखी हो आपको और उस पोस्ट से पहले इसने द का प्रयोग दोनों से पहले किया है, द पीएम एंड द प्रेसिडेंट, इसका अर्थ है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पीएम मनमोहन सिंह जी हैं और अपने प्रेसिडेंट मोदी जी हैं। क्लियर है, यानी दोनों से पहले द लगा दिया तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वर्ब इसके आगे लगाई जाती है प्लूरल। और अगर द पीएम एंड प्रेसिडेंट लगाया यानी दूसरे से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है व्यक्ति एक ही है। इसका अर्थ है द पीएम एंड प्रेसिडेंट, यानी मोदी जी तो प्रेसिडेंट है और मोदी जी हमारे पीएम हैं। क्लियर है, इस रूल को ध्यान रह जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर। देखिए दोनों से पहले द लगा रखा है, पोस्ट से पहले, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए आगे, प्लूरल। देखिए क्या आगे प्लूरल वर्ब आई है, हैव आया है भाई, बिल्कुल सही है। हैव गिवन, अब हैव गिवन आ गया, प्लूरल है तो यहां पे हिज कंसेंट आना चाहिए या देयर कंसेंट आना चाहिए, प्लूरल के अकॉर्डिंग। पजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए था, प्लूरल। नेक्स्ट, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। देखिए अभी हमने दैट का प्रयोग किया था कि किस किस वाक्य के अंदर कैसे कैसे दैट का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग वगैरह, नथिंग वगैरह ये सब वर्ड आ जाएं तो अपने को दैट का प्रयोग करना है वू की जगह, और एवरीथिंग अपने आप निर्जीव है, इसके लिए अपने को किसका प्रयोग करना है, दैट। मैंने बताए थे कि डिटर्मिनस का अगर प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग हम डिटेल से कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए और आपको इस सेंटेंस से याद रह जाएगा कि एवरीबडी एंड एवरीथिंग अगर आया है तो आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, वू का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग। देखिए छोटा सा रूल है, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए, छोटा सा एक रूल है। लिखिए ईदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, और ये आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है दो के लिए। नेक्स्ट इसमें लिखिए एनी और एनीवन ऑफ एंड नन ऑफ। अगर नेगेटिव वाक्य में है तो नन ऑफ, और अगर पॉजिटिव वाक्य है तो एनी और एनीवन ऑफ। ये होता है ग्रेटर देन 2। देखिए दोबारा बता देता हूं, ईदर ऑफ नीदर ऑफ का प्रयोग होता है दो के लिए, और एनी एनीवन ऑफ
तथा नन ऑफ का प्रयोग होता है ग्रेटर देन 2 के लिए। क्लियर है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। अब देखिए इस वाले वाक्य के अंदर बात करते हैं, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, केवल दो की बात आ रही है तो दो के लिए आपको नन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करना चाहिए था? नीदर का। याद रह जाएगा, इधर ऑफ नीदर ऑफ दो के लिए, एनी एनीवन ऑफ या नन ऑफ ग्रेटर देन 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट में एरर कर लीजिए, नन को रिप्लेस कर लीजिए नीदर से, नेगेटिव वाक्य था इसलिए। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। ईच आया है, ईच के अकॉर्डिंग आगे इज आना चाहिए था, वो बात भी सही थी। ईच ऑफ के बाद कोई भी ऑफ लगा दिया, ऑफ का अर्थ होता है में से एक, यानी प्लूरल। वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है। तो ऑफ के बाद 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आई है, वो भी सही है, और ईच के अकॉर्डिंग आगे इज आया है, वो भी सही है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, नो एरर का सेंटेंस था। नेक्स्ट, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर। देखिए हमने आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सी वर्ड के आगे आते हैं, अब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, ये सब वर्ब करी थी। इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। वो सारी लिस्ट आई थिंक आपको याद होगी, मैंने आपको अभी लिस्ट करवाई थी। एक बार दोबारा उस लिस्ट को देखना चाहें तो आप देख लीजिए कौन कौन से थे। एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्सप्रेस, कमिट, एकस्टम, बिजी, कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, एक्विट, रिकनसाइल, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, एक्सर्ट, ओवररीच, एडजस्ट, प्रोस्ट्रेट। क्लियर है? ये सब एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, एक्सप्रेस, इनको 10 एक बार बोलिए अपने आप, अपने मुंह से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रोस्ट्रेटेड आया था, प्रोस्ट्रेटेड एक प्रोस्ट्रेट क्या होता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने को इसके बाद लगाना है, जब कुछ नहीं दे रखा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, दंडवत प्रणाम करना। क्लियर है? तो हिमसेल्फ लगा लीजिए बिफोर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डॉग आई हैव बोट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। देखिए कल की क्लास में मैं आपको इसको स्टार करके रख लीजिएगा, मैं आपको वन का प्रयोग करवाऊंगा डिटेल में। एक सिंपल लाइन सुन लीजिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई नाउन रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए हम जो इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दैट इज वन। ठीक है? आई, जैसे कोई जूते हैं कि ये मेरे जूते हैं, उसके जूते हैं, तो दैट आर दोज वंस। क्लियर है? और वन के अकॉर्डिंग वंस मैं आपको करवा चुका हूं कि एपोस्ट्रोफी वन के अंदर एपोस्ट्रोफी ऐसे लगती है उसका पजेसिव बनाते समय, और अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो वन सेल्फ लग जाता है। और अगर नाउन को रिपीट करना है उससे बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं। कल इसको डिटेल में और कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो वन का प्रयोग कल डिटेल में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जब आएंगे उनके साथ और डिटेल में कर लेंगे। और एसएससी 2015 में वन का क्वेश्चन आ भी चुका है, उसको भी देखना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखते हैं, द डॉग आई हैव बोट, जो कुत्ता मैंने खरीदा, लुक्स मोर, वो ज्यादा खूंखार दिखता है, देन यू हैव, देन जो कुत्ता तुम्हारे पास है उससे, सेम चीजों का कंपेरिजन सेम चीजों से होना चाहिए, तो देन द डॉग यू हैव आना चाहिए था, देन द डॉग यू हैव, जो तुम्हारे पास कुत्ता है उससे ज्यादा खतरनाक दिखता है। क्लियर है? तुम्हारे पास क्या है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और द डॉग पहले से आ गया, अगर उसका रिपीटेशन से बचना चाहते हो तो आप डॉग की जगह क्या लगा लीजिए? वन। क्लियर है? तो द वन यू हैव, द वन ही करिएगा, समझाने के लिए द डॉग लिखा है। और इसको मैं बताऊंगा द वन क्यों करना है, क्योंकि सीजीएल 2015 के अंदर इसका क्वेश्चन आ चुका है। पिजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हम कल करेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। सेम चीजों का कंपेरिजन सेम चीजों से करना है, आंसर सी कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He was much more surprised than me to see the dancing girl to talk to each other। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट था इसके अंदर भी, डांसिंग गर्ल्स कर लीजिए, ये मिस प्रिंटिंग थी छोटी सी। तो देखिए he was much more surprised than me, कंपेरिजन समान चीजों का समान चीजों से होता है। इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से करना है, ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से करना है। देखिए
ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड, वह था ज्यादा सरप्राइज्ड, किससे? मेरे से। हिंदी में बोलने में सही लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिए जब यहां पर सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किससे कर रहा है? कि ही से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ही का कंपैरिजन, ही क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, और सब्जेक्टिव केस आई होता है, मी नहीं होता है। समान केस का कंपैरिजन आपको समान केस से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, द 5 ब्रदर्स आर एट डेगस ड्रान। मैं बता चुका हूं डेगस ड्रान का अर्थ क्या होता है नाउन के अंदर। जिसने नाउन के वीडियो देखे होंगे डेगस ड्रान याद होगा, याद करिए, याद नहीं है तो डिक्शनरी में इसको देखिए। तलवारें खींच जाना, कटारे निकल जाना, क्या अर्थ होता है इसका? सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दो के लिए ईच अदर का प्रयोग आता है, और दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग आता है? वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। दो से ज्यादा के लिए, 5 भाई थे, 5 भाई के लिए वन अनदर, एंड 2 के लिए ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन शुड बी ट्रू टू। वन के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव क्या बनता है? वंस। नाउन में भी कर चुके हैं, यहां भी कर रहे हैं। वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं बनता है, वन के अकॉर्डिंग इसका पजेसिव क्या होता है? वंस। नेक्स्ट, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। देखिए इफ समवन हैज फिनिश्ड, अगर वह कार्य कर चुका है तो वह घर जा सकता है। नॉर्मल सा सेंटेंस था, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं थी। समवन के अकॉर्डिंग हैज, समवन, एवरीवन, इन सबको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हैज लगाया। बस ये सिखाने के लिए वाक्य दिया गया था। नेक्स्ट, द क्रिमिनल विच वॉज चेंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। देखिए क्रिमिनल, क्रिमिनल कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हम विच का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं? या तो वू का या दैट का। विच तो वस्तुओं और जानवरों के लिए विच का प्रयोग होता है, व्यक्ति के लिए वो या दैट का प्रयोग करें। नेक्स्ट, एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन द ऑफिस गेव ए डेज पे एट देयर कंट्रीब्यूशन। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, इन सबको सिंगुलर माना जाता है। तो और सिंगुलर माना जाता है तो देखिए वो आया है, वो जस्ट अपने पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, वाज ली है, बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल लगा दिया इसने। तो लेकिन एवरीबडी के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए था? हिज कंट्रीब्यूशंस। देखिए जनरली हिज लगाते हैं, कोई हर लगाना चाहे लड़की तो वो लगा सकती है, वो भी सही होता है भाई। हिज हर के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। नेक्स्ट, द ऑफिसर एज वेल एज असिस्टेंट्स। जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़ी हुई होती हैं तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ें आगे काम आती हैं वो लगाई जाती हैं, क्योंकि इन एडिशन टू होता है इसका अर्थ, और हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट काम में लिया जाएगा। तो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, तो इसके अगर वर्ब लगानी होती तो मैं इज लगाता। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, हम एक वर्ब पढ़ी थी कि एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो एब्सेंट के बाद देमसेल्व्स का प्रयोग किया है। देखिए लेकिन द ऑफिस के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, और द ऑफिसर के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, तो यहाँ क्या जाना चाहिए? हिमसेल्फ, एज वेल एज के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात? एज ए स्टूडेंट, एज वेल एज वाला एग्जाम्पल याद रखें भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। देखिए कंपैरिजन किसका किससे हुआ है? कंपैरिजन यू से किया जा रहा है कि फार बेटर है कौन? यू। यू यहाँ क्या है? वर्ब से पहले आया, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए था, और सब्जेक्टिव केस हिम के बदले क्या आना चाहिए? ही। समान चीजों का कंपैरिजन समान चीजों से, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, इनके बाद सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। अभी हमने देखा था, तो देख लेते हैं दोबारा से। ही इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस के बाद डायरेक्ट इसने, इंट्रोड्यूस कैसी होती है? ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, और यहाँ पे हिमसेल्फ लगा दीजिए। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कोई न कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, और कोई न कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो कोई दूसरा तो ऑब्जेक्ट है नहीं, और डायरेक्ट प्रेपोजिशन लगा रखी है तो वो तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए।
क्लियर है, इसलिए हमने वर्ब की लिस्ट भी कर चुके हैं। द प्लेयर्स whom वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्लेयर्स whom क्या होता है, जिनको, क्लियर है, प्लेयर्स whom वी हैव सिलेक्टेड। अब इस तरह के सेंटेंस में आपको जहां 2 से 3 वाक्य इस तरीके से 2-3 वर्ब लगा रखी हो, आपको क्या रूल ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए जितने सब्जेक्ट हों उतने ही वर्ब होने चाहिए, तभी अपना सेंटेंस एकदम सही होगा। जैसे सब्जेक्ट एक बात करते हैं प्लेयर्स, इसको मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट 1, वी सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का, क्लियर है। देखिए अब बात करते हैं फॉर, ये तो मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम करा, सिलेक्टेड फॉर और टीम, सब्जेक्ट नहीं है ना कोई वाक्य का, सब्जेक्ट तो 2 ही थे। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब से पहले वो या वट लगा के, क्या या किसे लगा के जो उत्तर मिलता है वो होते हैं। अब देखिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सब्जेक्ट अगर आप पहचानना सीख गए, 2 सब्जेक्ट थे तो देखिए वी के अकॉर्डिंग इसने वर्ब लगा दी, ठीक है, यानी ये तो एक जोड़ा तो अपना ठीक है। द प्लेयर्स के अकॉर्डिंग इसने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, ये भी सही है, यानी 2 सब्जेक्ट थे 2 वर्ब थी, यानी मेरा सही है। यानी वूम का प्रयोग जिनको भी अर्थ निकल रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, यानी मेरा उत्तर बिल्कुल सही है और वाक्य नो एरर का हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट पहला है मेरा S1, क्या है, गेस्ट्स, वी वर, यानी S2 एंड V2, ये तो एक जोड़ा कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। टॉकिंग, वी इसके अकॉर्डिंग ये वर टॉकिंग आ गया, ठीक है। अबाउट, हैव कम, देखिए ये एक मेरी वर्ब आई, आर, ये नेक्स्ट वर्ब आई आर, ठीक है। तो गेस्ट क्या है, आर, यानी ये क्या होगी V1। तो लेकिन ये एक हैव कम वर्ब एक्स्ट्रा है भाई, देखो अब इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कहाँ है, इसका इसके साथ सब्जेक्ट पूरा हो गया, गेस्ट के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गई, लेकिन हैव कम बच गई मेरी वर्ब, तो इसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वूम सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो यानी कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाओ ताकि हैव कम के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट हो जाए, इसलिए वूम के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, वू। ये देखिए मैथमेटिकल अप्रोच से इस तरह क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। देखिए क्योंकि बहुत सारे लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है, इसके अंदर आप अर्थ निकालने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो आप मैथमेटिकल रूप से करिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वूम की जगह वो कर लीजिए। नेक्स्ट 22, देर इज नन who कैन हेल्प। देखिए नन का प्रयोग हुआ है अगर, तो नन का प्रयोग, एवरीथिंग का प्रयोग, ऑल का प्रयोग, द सेम का प्रयोग ऐसे होते हैं डिटर्मिनस का प्रयोग, तो वो की बजाय किसका प्रयोग करना है, दैट का। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट। देखिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 23, द सेम, द सेम वाले में क्या विच का प्रयोग आता है, नहीं भाई, द सेम अगर आपने, देखिए द सेम के बाद आपने ध्यान रखना है नाउन आया है तभी ऐसा है, द सेम प्लस नाउन प्लस, तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है, दैट का। विच की जगह क्या कर लीजिए, दैट। हमने रूल किया था आज सबसे पहले क्लास में, इसीलिए वो रूल लिखवाए थे कि द सेम के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना है द सेम प्लस नाउन होने पर। नेक्स्ट, वूम एवर कम्स लेट। देखिए ये क्या थी, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस वूम एवर नहीं होता, क्या होता है, वूएवर। नेक्स्ट 25, द ओनली बुक, द ओनली आने पर आपको, द सेम द ओनली आने पर आपको किसका प्रयोग करना था, याद करिए, विच की जगह दैट का प्रयोग। नेक्स्ट, शी इज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। देखिए कुछ एक चीजें हैं, आप जोड़ा नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे। दैट का अर्थ होता है जो की, दैट का अर्थ होता है जो की, एंड एज का अर्थ होता है जैसा की, जैसा की। तो इस तरीके में पहला जोड़ा बनाइए,
इस तरीके में पहला जोड़ा नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन है सो दैट। सो दैट का अर्थ लिख लीजिए ऐसा जो कि। नेक्स्ट लिखिए सो एज, ऐसा जैसा कि। नेक्स्ट लिखिए सच एज, सच एज में लिख लीजिए ऐसा जैसा कि, सेम। लेकिन जब सच वाले वाक्य में आएगा तो सच एज का जो अर्थ होता है, सच एज का जब प्रयोग होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ चेंज हो जाता है। कैसे, वो आगे करेंगे हम सेंटेंस के अंदर, कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कार्य करता है और एक रिजल्ट के रूप में। यानी सो दैट होता है वो रिजल्ट के रूप में, और ये एग्जाम्पल के अर्थ में, ऐसा जैसा कि के अर्थ में काम देता है। नेक्स्ट द सेम दैट, द सेम दैट, वही जो कि। द सेम एज, इसका अर्थ है वही जैसा कि, वही जैसा कि। क्लियर है। देखिए नॉर्मल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, द सेम के बाद दैट लगाते हैं, लेकिन वही जैसा कि का अर्थ अगर निकल रहा हो तो आपको द सेम के बाद एज लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें नोट करिए सच प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एज और दैट जब लगाना है तो एग्जाम्पल देने के लिए। इसी में लिखिए सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज और दैट लगाएंगे आप तो इसका अर्थ आएगा कोई रिजल्ट को शो करेगा। क्लियर है इस चीज का। अगर देखिए सामान्य सेंटेंस के अंदर जब आप कई बार कंफ्यूज हो जाएं और सच से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो, बस ये याद रखने का तरीका है, जस्ट ध्यान रखिए कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर सच से वाक्य स्टार्ट हो या सच बीच में कहीं आए और उसके बाद अगर आपको यहाँ एज और दैट में से चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में, और डायरेक्ट वर्ब लगा रखी है, तो सामान्यतः एज का प्रयोग होता है। मैंने बोला सामान्यतः जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन सामान्यतः एज का प्रयोग होता है। कई बार हेल्प कर जाता है ऐसी चीजें आपके एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत सारे जोड़े हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए, थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं। सी सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और जैसा कि के अर्थ में क्या आना चाहिए था, एज। जितने भी इस तरह के वाक्य हों जिसमें एक्सपेक्टेड वर्ड लगा हुआ हो तो आप सच के साथ एज ही लगाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेड का अर्थ होता है जैसा कि मैंने सोचा था। क्लियर है। नेक्स्ट 27, such a self-sacrificing man as has come wins out sympathy and admiration। बताइए सच के बाद सामान्यतः किसका प्रयोग होता है, दैट का, जो कि। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन जो की कार दे रहा था, जो की कार देने के अर्थ में यहाँ किसका प्रयोग आना चाहिए, एज की जगह दैट का प्रयोग आना चाहिए। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसी की कार मेरे दोस्त के पास है। अगर आपने कोई चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर रखा है या एग्जाम्पल नहीं दे रखा है तो सामान्यतः सच के बाद दैट का प्रयोग करें। नेक्स्ट ध्यान से इस सेंटेंस का अर्थ करके देखिएगा, आपको अपने आप सेट होगा सच के बाद दैट। तो सच एज यानी जैसा कि कोई एग्जाम्पल, जैसी कार मेरे दोस्त के पास है या जैसा कुत्ता मेरे दोस्त के पास, आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो एज लगाएं सच के बाद, नहीं तो दैट लगाएं। क्लियर है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करते करते आपको ऑटोमेटिक कुछ चीजें समझ में आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एनी ऑफ द टू। देखिए एनी या एनीवन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एनी और एनीवन ऑफ का प्रयोग होता है ग्रेटर देन टू, और दो के लिए किसका प्रयोग होता है,
इधर, ये रूल हम कर चुके हैं भाई। इधर ऑफ नीदर ऑफ का प्रयोग होता है दो के लिए, एनी एनी वन ऑफ या नन ऑफ का प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए। रूल मैंने करवाया था आज आपको। नेक्स्ट 29, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन। देखिए एवरी, एवरी एक एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखें। एवरी एक, एवरी पर्सन, एवरी एक एडजेक्टिव है भाई, और नाउन ऑफ नाउन का जोड़ा बनता है, और नाउन के स्थान में प्रोनाउन काम लिया जा सकता है, तो यहाँ एक प्रोनाउन होना चाहिए था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में 5 चिल्ड्रन में से प्रत्येक की बात कर रहा है, तो प्रोनाउन आना चाहिए, और प्रोनाउन एवरी नहीं होता, एवरी वन होता है, एवरी वन। नेक्स्ट, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। गिव एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कहना क्या चाह रहा था, हिज फादर डिड नॉट गिव द परमिशन, और परमिशन को रिपीट करने के लिए गिव के बाद लगा देते हैं इट, ताकि रिपीट ना करना पड़े। प्रोनाउन का काम लेना है ना, गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। यू एंड माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हैं, तो माई सेल्फ को हटा के आप क्या कर लगा लीजिए, इसकी तरह आई लगा लीजिए, ए आंसर। नेक्स्ट 32, 32 की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले, छोटी सी रूल है 32 का। क्या कहता है रूल, देखिए नोट करें कॉपी के अंदर। दे ओब्लिक देम को सामान्यतः रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं बनाया जाता है। लिख लीजिए, दे ओब्लिक देम को सामान्यतया, सामान्यतया लिखा है मैंने, हमेशा नहीं लिखा, सामान्यतया रिलेटिव प्रोनाउन ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, वो और दैट का एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जो पहले जस्ट पहले वाला एंटीसीडेंट नहीं बनाया जाता है। इसका अर्थ है कि जस्ट पहले वो से आप दे या देम का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। अगर इनका एंटीसीडेंट आपको बनाना है तो दे देम का प्रयोग नहीं करके आपको किसका प्रयोग करना है, दोज, दोज वो, ऐसे। लेकिन इसका एक अपवाद है, उस अपवाद को आपको याद रखना है। वो अपवाद क्या कहता है भाई, कि इट प्लस बी प्लस दे प्लस कोई रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूं वो, तो ये सही होता है। जैसे इट इज दे वो हैव कमिटेड द क्राइम, इट इज दे वो हैव कमिटेड, क्राइम कमिट किया जाता है भाई, कमिटेड द क्राइम। क्लोज टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखना है आपको। इट इज ही who हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, इट इज ही who हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। यानी इट प्लस बी प्लस कोई आपको दे लगाया है, ही लगाया है, तो आप वो के बाद यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको एंटीसीडेंट के रूप में दे या देम का प्रयोग नहीं करना है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर बात करते हैं दे वो, तो इट प्लस बी वाली स्ट्रक्चर तो थी नहीं, तो वो से जस्ट पहले दे का प्रयोग ना करके मेरे को किसका प्रयोग करना है, दोज। और ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है इस तरह वाला एग्जाम्पल, तो इस रूल को आपको याद करना है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर वो रियली सिंपैथाइज विद देम, वे पुअर की हेल्प करते हैं, वो से पहले पुअर आया था, प्लूरल होता है, तो सिंपैथाइज विद देम, तो यहाँ देम लगाया है, ये भी ठीक लग रहा है। इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, तो 33 का आंसर कर लीजिए भी, कोई एरर लग नहीं रही है, नो एरर का आंसर है। नेक्स्ट, ही सेंट ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर के साथ एस नहीं लगता है, नाउन के अंदर कर चुके हैं, ये यहां तक सही था। टू द पटना, दैट, दैट देखिए दैट आया एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले वाले वर्ड के लिए आता है, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। दैट है ही हैड बोट, जो उसने खरीदा था, क्या उसने पटना खरीदा था, नहीं भाई, उसने खरीदा था फर्नीचर। तो हम क्या करें इस सेंटेंस को सही करने के लिए, टू पटना को ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर कर लीजिए, तो फर्नीचर दैट से जस्ट पहले आ जाएगा,
तो ही हैड बोट सेंसफुल सेंटेंस बन जाएगा। दैट जस्ट अपने पहले वाले वर्ड की विशेषता बताता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर है। तो टू पटना के स्थान यहां पर परिवर्तित कर लीजिए। नेक्स्ट, यू से इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज माई ऑल्सो। देखिए ये क्या होना चाहिए था, सेम चीजों का कंपेरिजन सेम चीजों से होना चाहिए था। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी प्रॉब्लम है, यानी माई प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, माई प्रॉब्लम्स। और माई प्रॉब्लम्स को एक वर्ड के अंदर लिखना है तो मैं लिख देता हूं माइन। माई प्रॉब्लम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइन। तो या तो माई प्रॉब्लम्स लगाइए या माइन लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन मुजफ्फरपुर। हम कर चुके हैं कि अगर आपको इस तरह का सेंटेंस करना है तो सेम चीज़ों का कंपेरिजन सेम चीज़ें करना है, यानी या तो आप करिए कि द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, ऐसा होना चाहिए था। द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर के होटल्स से वो है ना ज़्यादा लग्जूरियस हैं। और रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन यूज में लेते हैं, तो प्रोनाउन क्या आ जाएगा, प्रोनाउन लगा लीजिए यहां पे, दोज ऑफ मुजफ्फरनगर, क्लियर है। रिपीटेशन से द होटल्स ऑफ ये होना चाहिए था, या एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए तो भी वो सही हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन मैगजीन। देखिए ये सेंटेंस ऐसे भी गलत हो जाता, क्योंकि आप कंपैरिजन किसका कर रहे थे, आर्टिकल, छपे हुए आर्टिकल का कंपैरिजन किया जा रहा था, मैगजीन का कंपैरिजन थोड़ी था। तो होना क्या चाहिए था, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ये होना चाहिए था। जो आर्टिकल का कंपैरिजन आर्टिकल से होना चाहिए था। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ। देखिए यहां बात किसकी कर रही है, वन ऑफ दोज के अकॉर्डिंग हु आया है, हु के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेंटेंस है, तो ये प्लूरल की बात कर रहा था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, हिज लाइफ किसके कर लीजिए, देयर लाइफ। ये सेंटेंस आपको सेट होने लग जाएंगे कि देखिए ही इज वन ऑफ दोज, तो यहाँ वो दोज के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वो के अकॉर्डिंग आना चाहिए। वो क्या था, प्लूरल था, तो यहाँ प्लूरल के लिए देर का प्रयोग आएगा, क्लियर है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। क्लियर रखिए, ध्यान रखिए, एसएससी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है कि लेट के बाद सदैव सदैव ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। रट्टा मार लो इसको अच्छे से कि लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस, यानी लेट आई गलत हो जाएगा, लेट ही गलत हो जाएगा, लेट के बाद मी ही आएगा, लेट के बाद यू आएगा, लेट के बाद हिम आएगा, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव केस हमने टेबल बनाई थी, तो यहाँ देखिए लेट का प्रयोग किया था, तो लेट द बॉयज, बॉयज तो नाउन है कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा भाई। नेक्स्ट, ही क्लेम्स टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज। वो इज, देखिए कभी भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लोज के अंदर बात किया था, एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव नहीं बनाते हैं, क्योंकि नाउन के अंदर भी रूल कर चुके हैं, क्योंकि सेंटेंस सेंसफुल नहीं होगा। हु इज ए ग्रेटेस्ट प्लेराइट, प्लेराइट कौन है, शेक्सपियर है, ना कि ट्रेजेडीज, तो इसका ऑफ लगा के आप पॉजेसिव बनाएं, यानी ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कर लीजिए, एपोस्ट्रोफी ना लगा के ऑफ से बनाइए। नाउन के अंदर इसके एग्जांपल कर चुके हैं, तो शेक्सपियर वो से जस्ट पहले आ जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एपोस्ट्रोफी से पॉजेसिव न बनाने की बजाय आप ऑफ से बनाइए, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम नाउन के अंदर इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। सी वॉज मोर गेरुलस, गेरुलस जो ज़्यादा टोकेटिव पर्सन होता है उसके लिए, देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। हम आज ही बात कर चुके हैं कि इधर और निधर का प्रयोग केवल और केवल दो के लिए होता है, दो से ज़्यादा के लिए एनी का प्रयोग करें या एनी वन का प्रयोग करें। नेक्स्ट, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ
पीओ, देखिए द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट होते हुए, अब इसमें वही बात करते हैं, एक सब्जेक्ट ये हो गया मेरा, ठीक है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक वर्ब हो गई इज एलिजिबल, हाँ ये तो इसके साथ ही है, फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ। तो देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट तो दो आ रहे थे और वर्ब एक आ रही थी, ये तो जचने वाली बात नहीं हुई। तो यहाँ पे ये ही बिना मतलब लगा रखा है, जितने सब्जेक्ट हो उतने ही वर्ब होने चाहिए। द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ। तो यहाँ ही हटा लीजिए, सेंटेंस का भाव भी निकलना चाहिए, सेंसफुल सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, देखिए तुम्हारी प्रॉब्लम भी मेरी तरह सेम ही है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यानी योर प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, योर प्रॉब्लम्स। और योर प्रॉब्लम के लिए अगर आप पजेसिव प्रोनाउन काम में लेना चाहो तो क्या लिखोगे, योर्स। नेक्स्ट 44, यू हैव नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर दैट इज ए प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं कि पूरे क्लोज को रेफर करने का कार्य केवल और केवल विच रिलेटिव प्रोनाउन कर सकता है। अगर आप केवल पहले वाले वर्ड की बात ना करके पूरे वाक्य को रेफर करना चाहते हैं तो पूरे वाक्य को रेफर करने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन काम आता है दैट इज, दैट नहीं होता, विच होता है। पूरे वाक्य को कैसे, यू नेवर स्पोकन ए वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, ये पूरी बात उसके लॉयल्टी का प्रूफ है, केवल मास्टर की बात नहीं कर रहा। जब पूरे सेंटेंस को आप रेफर कर रहे हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जो के अर्थ में विच का प्रयोग करते हैं। केवल विच ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसकी तरह काम करता है, पूरे सेंटेंस को रेफर कर सकता है। नेक्स्ट, ही लेंट मी सम मनी टू ऑन द कंडीशन दैट आई हैव रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट करें। द सेम प्लस नाउन, नोट करें, द सेम नाउन डैश डैश प्लस दैट। इसमें आगे लिखें द सेम का प्रयोग, द सेम का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होता है, द सेम का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। द सेम एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई गेव, रूल तो लिख लिया ना, कहीं नोट कर लीजिएगा कि द सेम एक प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता है। एग्जाम्पल लिखिए, आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक एंड ही गेव द सेम टू मी, कि मैंने उसे किताब दी और उसने वही मुझे दे दी। तो वही के अर्थ में आप रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाना चाह रहे हैं और द सेम नहीं होता है प्रोनाउन, इट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए, कंप्लीट द एनक्लोज्ड फॉर्म एंड रिटर्न द सेम विदाउट डिले। मैंने सेंटेंस क्या बोला, कंप्लीट द एनक्लोज्ड फॉर्म, एनक्लोज्ड फॉर्म कंप्लीट करो एंड रिटर्न द सेम, और वही मुझे विदाउट डिले वापस कर दो, रिटर्न द सेम विदाउट डिले। तो द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के अर्थ में नहीं होता है, तो द सेम गलत है, इट आ जाएगा, रिटर्न इट विदाउट डिले। ठीक है, तो इस तरह में वही के अर्थ में प्रोनाउन के रूप में द सेम का प्रयोग करके देता है, जो गलत होता है। इस रूल को नोट कर लीजिए, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल अपनी शीट में मिल जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो इसमें क्या था, शुड रिटर्न द सेम को ओमिट कर लीजिए और इट लगा लीजिए। नेक्स्ट, देयर वर 8 इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 5 लेजी वंस। देखिए मैंने बताया था रिपीटेशन से बचने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग करते हैं, और वन का प्लूरल क्या होता है, वंस। वन का कल प्रयोग अच्छे से और करेंगे। नेक्स्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, देखिए जब हार्डली, स्कार्सली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नॉट ओनली से वाक्य स्टार्ट हो तो इनको एडवर्बियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, और इनसे पहले वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है सेंटेंस पर स्ट्रेस करने के लिए। एडवर्ब के अंदर पढ़ेंगे, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नो यानी नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन हो जाता है वर्ब का। तो देखिए यहाँ अंडर नो सर्कमस्टांसेस के बाद
वर्ब पहले लगाई है और सब्जेक्ट बाद में लगाया है, इसे इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। एडवर्ब में बहुत डिटेल में इस कंसेप्ट को पढ़ें, कम से कम अलग से इसकी क्लास है। नेक्स्ट, हैव आई हार्म्ड हिम एंड ही नोज। देखिए नो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी नो के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर लगाना ही नोज इट आ जाएगा। नेक्स्ट, द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। बता चुके हैं जिसमें whom में आपको कंफ्यूजन हो और अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मैथमेटिकल तरीके से जाइए कि द बेगर सब्जेक्ट था, वी सब्जेक्ट था, वी के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई, ये कंप्लीट हो गया। ये टर्नड आउट ये वर्ब आ गई, इसके अकॉर्डिंग ये भी ठीक है, यानी जितने सब्जेक्ट थे उतने वर्ब कंप्लीट हो गई है। और यानी इसके अकॉर्डिंग वूम यहाँ पे सही है, यानी वूम के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया था, इसमें कोई भी एरर नहीं थी। नेक्स्ट, आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नन हैज अराइव्ड येट। नन के अकॉर्डिंग क्या आता है, सिंगुलर, ये भी सही था। और आई ऑर्डर्ड सम बुक्स ये भी सही था। और यहाँ दो सब्जेक्ट थे, दो वर्ब थी, सही था, यानी कोई भी इसमें एरर नहीं थी। और येट के साथ सामान्यतः परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, वो भी आपको वर्ड ध्यान में रखना है येट के साथ, वो भी ठीक था, तो नो एरर। आई डोंट अप्रिशिएट दोज। देखिए मैंने आपको बताया था कि इट प्लस बी की स्ट्रक्चर नहीं होने पर वो से पहले दे या दैम का प्रयोग नहीं होता, दोज का प्रयोग होता है। अभी हमने रूल किया था डिटेल में, तो सही है। तो वो के अकॉर्डिंग लाफ एट अदर्स विदाउट एनी अपेरेंट रीजन, तो इसमें कोई भी एरर नहीं थी, तो यानी नो एरर का सेंटेंस है। क्लियर है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हमें कुछ रूल देखने थे। स्टूडेंट्स सीट को करते रहिए, रेगुलर रहिए, ऐसे ही रेगुलर रह के मेहनत करेंगे तो आपकी सीटें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल।